बेसिकली एक्सेल है क्या। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल, एक्सेल बेसिकली है क्या इसको समझिए। तो एक्सेल बेसिकली क्या है, एक एप्लीकेशन पैकेज है, एमएस ऑफिस का एक एप्लीकेशन पैकेज है। किसका है, एमएस ऑफिस का बेसिकली क्या है, ये एक एप्लीकेशन पैकेज है। अब ये एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस बेसिकली एक ग्रुप है जिसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि लाइक आपको ऑफिस के काम करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपका वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, फिर वन नोट हो गया। इस तरीके से कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं एक ग्रुप के अंदर, ठीक है, जिसको पैकेज के नाम से जाना जाता है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, जिसका नाम एमएस ऑफिस है। और उसी का एक एप्लीकेशन पैकेज आपका एमएस एक्सेल, जिसका यूज बेसिकली कैलकुलेशंस करने के लिए, जो लार्ज डेटा बेस रहता है उसके ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए, ये सारे कामों के लिए करते हैं। आइए देख लेते हैं इसका यूज क्यों करते हैं। तो इसका यूज बेसिकली बिल बनाने के लिए, बिल बनाना अगर आपको है या कोई इनवॉइस आपको बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर भी एक्सेल का यूज किया जाएगा, स्कूल में भी एक्सेल का यूज किया जाता है, हॉस्पिटल में भी एक्सेल का यूज किया जाता है, किसी भी बिजनेस के अंदर भी आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं। मींस एक्सेल का यूज समझ के चलिए आपके हर एक फील्ड के अंदर होता है, ठीक है, चाहे वो आपका कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी बिजनेस हो। जैसे कि आपको बिल बनाना, आपको इनवॉइस बनाना है तो उसके अंदर जीएसटी कैलकुलेशन, अलग अलग चीजें, रिकॉर्ड रखना कस्टमर का, ये सारी चीजें आप किसके अंदर कर सकते हैं, एमएस एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। और एक्सेल का अगर मेन यूज देखा जाए तो इसका मेन पर्पस बनाने का था कैलकुलेशन को ईजी करना और डेटाबेस को आसानी से बेसिकली मैनेज करना, ठीक है, यही इसका मेन पर्पस था एक्सेल को बनाने का। मींस अगर आप लोग इसके अंदर कोई भी बिल विल बनाते हो तो उसमें मैनुअली आपको जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ये इसमें से इतना घट जाए तो ऑटोमेटिक वो घट जाएगा। तो यही बेसिकली इसका मेन यूज है, यही मेन इसका पर्पस है एक्सेल को बनाने का। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो बेसिकली एक्सेल को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। अब जो भी काम पहले रजिस्टर के ऊपर किया करते थे, जो भी काम जैसे कि अटेंडेंस मैनेजमेंट हो गया, सामान आया गया नहीं गया, बिका नहीं बिका, इतना सामान लेकर गए, इतना सामान ये हुआ, बिक्री हुई नहीं हुई, ठीक है, सैलरी दिए नहीं दिए, ये सारे काम पहले किस पे करते थे, रजिस्टर पे करते थे। अब वही सारे काम हम लोग किस पे कर रहे हैं, एक्सेल के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेल बेसिकली क्या कर रहा है, जो सारे काम आप रजिस्टर के जरिए पहले करते थे, अब वही काम आप एक्सेल के अंदर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। रजिस्टर एक बार यूज कर लेंगे, बाद में आप दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते हैं, फट सकता है, गायब हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये सारी दिक्कतें आपको एक्सेल में देखने को नहीं मिलती हैं। फिर नेक्स्ट, अच्छा, एक्सेल का जो फाइल होता है, मतलब जब भी एक्सेल का कोई भी फाइल आप सेव करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो .xls के अंदर सेव होगा, XLSX के अंदर सेव होगा। अब ये फाइल का फॉर्मेट या एक्सटेंशन नेम क्या होता है, बेसिकली ये एक प्रकार का लेबल होता है जिसके जरिए फाइलों की पहचान की जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक फाइल है image.png नाम से, तो इमेज तो इसका फाइल नेम हो गया, लेकिन ये जो .png है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका फाइल का एक्सटेंशन हो जाएगा, जिसके जरिए इस फाइल की पहचान की जाएगी। बेसिकली ये है क्या, तो पीएनजी हमारे फोटो का एक्सटेंशन होता है, तो तुरंत आप समझ जाएंगे ये एक फोटो फाइल है, ठीक है। उसी प्रकार MP4, जिस भी फाइल के आगे MP4 लगाओ उसको समझ जाइए वीडियो फाइल है। अगर HTML लगाओ तो मतलब वो HTML का फाइल है, PDF लगाओ तो वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट का फाइल है, PHP लगाओ तो PHP का फाइल है, वहीं पर JPG लगाओ तो भी इमेज का फाइल है, PSD लगाओ तो फोटोशॉप का फाइल है। मीन्स नाम के बाद जो लेबल लगा होता है जिसके जरिए उस फाइल को पहचाना जाता है, बेसिकली ये फाइल है कौन सा, वही क्या होता है, आपका एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक है। अगर मैं आपको चेक करके बताऊं तो यहाँ पर देखो, जैसे मेरे पास ये एक PDF है, तो मुझे पता करना ये PDF है, एक्सेल का फाइल है, किसका है, तो मैं राइट इस पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज में आएंगे। यहाँ पर मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज में आऊँ राइट क्लिक करके, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा इसका जो फाइल का फॉर्मेट है वो क्या है, .pdf है। मीन्स एक PDF फाइल है जिसके जरिए इस फाइल की पहचान की जा रही है। अब सिंपल सा कट कर देते हैं, तो एक्सेल का जो भी फाइल रहेगा, जो भी फाइल आप जो भी बिल या जो भी इनवॉइस एक्सेल में आप बनाओगे, वो बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में सेव होगा, .xlsx फॉर्मेट में सेव होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको एक्सेल को, अब इतना बेसिक सा हमारा इंट्रोडक्शन था, अब चलिए एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। अब एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए आप कई मेथड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि विंडो शिफ्ट अल्ट एक्स का यूज करके भी आप एक्सेल को चालू कर सकते हैं, या आप लोग विंडो R प्रेस करके उसके अंदर एक्सेल लिखकर भी एक्सेल को चालू कर सकते हैं, या विंडो बटन प्रेस करके एक्सेल टाइप करके भी चालू कर सकते हैं। तो 4-5 मेथड है एक्सेल को चालू करने के लिए। तो पहला मेथड है विंडो शिफ्ट अल्ट प्लस एक्स।
तो इसमें कंट्रोल भी रहेगा, वो बेसिकली हमने नहीं लिखा। तो अब बेसिकली ये जो कीबोर्ड में दिख रहा है कंट्रोल शिफ्ट फिर विंडो अल्ट एक्स, ये चारों बटन शिफ्ट कंट्रोल विंडो अल्ट एक्स, ये चारों बटन के साथ आपको क्या प्रेस करना है, एक्स प्रेस करना है, एक्स ये प्रेस करना है, ये चारों बटन प्रेस करना है, उसके बाद एक्स एक साथ प्रेस करना है, तो आपका एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। या तो विंडो आर के साथ आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल विंडो अल्ट एक्स करूँ एंड एंटर कर बस थोड़ा देर वेट करते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक्सेल चालू होता है कि नहीं होता है। तो जस्ट अ मिनट, देखिए एक्सेल हमारा चालू हो गया, राइट। तो ये तो पहला तरीका रहा कि इस तरीके से हम लोग एक्सेल को चालू कर सकते हैं, क्लियर। फिर और नेक्स्ट जो हमारा तरीका उसको देख लेते हैं। सो नेक्स्ट तरीका ये है कि विंडो प्लस आर प्रेस करना है एंड इसके अंदर हमको टाइप करना है, ये रन कमांड ओपन हो जाएगा, इसमें टाइप करना है एक्सेल, कर देना एंटर। तो अब आपका एक्सेल दोबारा चालू हो जाए। तो एक्सेल जब भी चालू होता है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले होम स्क्रीन देखने को मिलता है। अब ये बेसिकली होम स्क्रीन होता है एक्सेल का, जहाँ से आप नए लाइक सीट्स को क्रिएट कर सकते हैं, नए फाइल्स को बना सकते हैं एक्सेल की। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको रिसेंट सीट्स मिल जाएंगे, मतलब जो हाल ही में आपने बना के रखा है, जो भी फाइल वाइल है आपने हाल ही में बना के रखा है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, वो सभी फाइल्स देखने को मिल जाएंगे। न्यू पे क्लिक करके नया फाइल बना सकते हैं। ओपन पे क्लिक करके बेसिकली कोई पुराना फाइल आपने सेव करके रखा है, अगर आपको क्या करना है उसको ओपन करना है, तो ओपन पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये वर्कबुक क्या है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो जो एक्सेल का पेज होता है ना, उसको बोलते हैं सीट, उसको स्प्रेडशीट या वर्कशीट बोलते हैं। वहीं पर जो एक्सेल का फाइल होता है उसको बोलते हैं वर्कबुक। और फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, अगेन अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया कि फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है बच्चों। फाइल का एक्सटेंशन होता है एक्सेल के .xlsx, यही एक्सटेंशन नेम होता है। तो जो एक्सेल का फाइल रहेगा उसको बोलेंगे वर्कबुक, लेकिन जो एक्सेल का पेज रहेगा, जब हम एक्सेल के अंदर काम करेंगे तो जो पेज रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्कशीट बोलेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक कॉपी है, ये पूरा इस तरीके से हमारा एक बुक है, लेकिन जब हम इस पर कोई भी चीज़ लिखेंगे तो हम लोग पेजेस के अंदर लिखेंगे, मीन्स इसका पेज कहलाएगा, लेकिन जब इसको पूरी तरीके से सेव करेंगे तो एक बुक कहलाएगा। इसी प्रकार एक्सेल का जो पूरा फाइल है वो वर्कबुक कहलाता है, लेकिन एक्सेल का जो पेज है वो क्या कहलाता है, आपका स्प्रेडशीट या वर्कशीट कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो यही आपका वर्कबुक और वर्कशीट में अंतर होता है। अच्छा, यहाँ पर कई सारे बने बनाए हुए टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे बिलिंग स्टेटमेंट और भी कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको और भी बने बनाए लाइक टेम्पलेट चाहिए तो या सिंपल मोड टेम्पलेट पे क्लिक करके आपको यहाँ पर और भी कई सारे बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे, उनका यूज़ भी कर सकते हैं। और ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक मीन्स होता है खाली, मीन्स आपका एक्सेल तो स्टार्ट हो जाएगा लेकिन उसका पूरा पेज खाली रहेगा, उसमें कुछ भी बनाया नहीं रहेगा, सारी चीज़ें आपको खुद से बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जस्ट आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देना है, एक्सेल को चालू करना, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देना। इस तरीके से एक्सेल का पूरा इंटरफेस होता है। अब ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। यहाँ से लेकर ये ऊपर ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, इसके अंदर जो भी ऑप्शंस है ये सभी आते हैं आपके रिबन के अंदर। अच्छा, ये रिबन आपका बटा हुआ है टैब्स के अंदर, जैसे होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, पेज लेआउट टैब हो गया, फॉर्मूला टैब हो गया, ठीक है। इसको टैब भी बोलते हैं, मेन्यू भी बोलते हैं, फाइल मेन्यू हो गया, ठीक है। बैक आ जाएंगे यहाँ से, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, फिर उसके बाद आपका आएगा रिव्यू, व्यू। इस तरीके से क्या मल्टीपल टैब्स के अंदर बेसिकली आपका बटा हुआ है, ठीक है। एमएस एक्सेल का जो रिबन है वो, ठीक है। जो एक्सेल का जो रिबन है, रिबन मीन्स पट्टी होता है, जो ऊपर वाली पट्टी है उसको बोलते हैं रिबन, मीन्स ये इतनी जो पट्टी है उसको रिबन बोलेंगे। और इस रिबन को बांटा गया है टैब्स के अनुसार, ठीक है। और अलग अलग टैब्स के अंदर, जैसे ये होम टैब है तो होम टैब के अंदर अलग अलग कमांड्स हैं, मीन्स अलग अलग ऑप्शंस है। अब ये जो ऑप्शंस है ना, ये ग्रुप के अंदर, जैसे यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप देख सकते हैं, तो ये क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है और इसके अंदर ये 4 ऑप्शन है, फॉर्मेट, प्रिंटर है, कॉपी है, कट है, फिर पेस्ट है। ये फॉन्ट नाम का एक ग्रुप है और इसके अंदर इतने ऑप्शंस हैं। ये अलाइनमेंट नाम का ग्रुप है, इसके अंदर इतने ऑप्शंस है। ये नंबर नाम का ग्रुप है और इसके अंदर इतने ऑप्शंस है। ये स्टाइल नाम का ग्रुप है, इसके अंदर इतने ऑप्शंस है। सेल्स नाम का ग्रुप है, इसमें इतने ऑप्शंस है। एडिटिंग नाम का ग्रुप है, इसमें इतने ऑप्शंस है। एडिंग्स नाम का ग्रुप है, इसमें केवल एक ऑप्शन है। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपका रिबन होता है। और रिबन आपके लाइक टैब्स के अंदर डिवाइड हुए होते हैं और वो टैब किसके अंदर बटे हुए होते हैं, ग्रुप्स के अंदर। और हर एक ग्रुप के अंदर अलग अलग ऑप्शन या अलग अलग कमांड पाए जाते हैं। क्लियर, कितना क्लियर हो गया, ऊपर से नीचे इसको बोलेंगे रिबन। अच्छा, ये जो ऊपर वाली आपको दिख रही है ना पट्टी, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, मीन्स वो ऑप्शन जो कि हमारा जैसे कोई डेटा टैब का ऑप्शन है, मुझे बार बार उसको यूज़ करना पड़ रहा है, तो बार बार मैं होम टैब से डेटा टैब में आ रहा हूँ, तो अगर मैं उस ऑप्शन को इसमें ऐड करवा दूँ तो कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग आगे, ठीक है। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि इसके अंदर कोई भी अगर मैं ऐड कर देता हूँ
कोई भी इसके अंदर लाइक ऑप्शन ऐड कर देता हूँ तो किसी भी टैब पे हम रहेंगे, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना उस टैब पर गए, यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करके अगर आप लोग शो बिलो द रिबन कर देंगे तो आपका क्विक एक्सेस टूल बार आपके रिबन के नीचे आ जाएगा। आ गया रिबन के नीचे, राइट, ठीक है, एक जस्ट मिनट इसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो रिबन के नीचे आ गया, ऊपर करना सो अबव द रिबन करेंगे, ये रिबन के ऊपर आ गया। मीन्स इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, वो कमांड्स या वो चीज़ें ऐड करा सकते हैं जो कि क्या करनी होती है, हमको बार बार यूज़ करनी होती है। क्लियर। फिर उसके बाद आपका आएगा इसमें ये जो नीचे वाली पट्टी आपको दिख रही है, ये और ये दो बॉक्सेस जो आपको दिख रहे हैं, ये जो बॉक्स रहेगा ये नेम बॉक्स रहेगा, जहां पर जो भी सेल डिस्प्ले, जैसे ये सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसका नाम क्या है, E10 नाम है, इस सेल का नाम क्या है, ये I7 नाम है, तो हर एक सेल का नाम दिखेगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर उस सेल के अंदर कोई फॉर्मूला रहेगा तो फॉर्मूला दिखेगा, कोई वैल्यू रहेगा तो वैल्यू दिखेगा। अच्छा, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ना, ये जो बॉक्सेस आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं सेल्स। और सेल्स बनता है आपके रो मीन्स ये जो हॉरिजेंटल वाली जो लाइन है उसको बोलेंगे रो। कॉलम मीन्स जो वर्टिकल वाली लाइन है उसको बोलते हैं कॉलम। तो सेल आपका किससे मिलकर बनता है, रो और कॉलम से। और सेल्स से मिलकर क्या बनता है, आपका पूरा सीट बनता है। सीट मीन्स एक्सेल का पेज बनता है। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। इसके यही बेसिकली एक्सेल का पेज है, एंड यहीं पर आप जो मर्जी चाहे वो आप लोग इसके अंदर लिख सकते हैं और उसके ऊपर कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हैं। समझ में आया, राइट, ठीक है। ये बॉक्सेस कहलाएंगे सेल, और इन्हीं सेल्स के अंदर हम लोग डेटा को एंटर करते हैं, डेटा एंट्री इसी सेल्स के अंदर करते हैं। समझ में आया, राइट, ठीक है, इन्हीं सेल्स के अंदर हम करते हैं। अच्छा, हर एक सेल का एक नाम है, जैसे इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया तो इसका एक नाम है, इस सेल का क्या नाम है, C9 नाम है। जैसे कि मैंने इसके अंदर कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब मुझे जो C9 के अंदर लिखा हुआ है वही सेम चीज़ मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस सेल को टारगेट कर लूँगा। टारगेट करने के लिए हम इक्वल टू लिखेंगे, फिर किस सेल का हमको टारगेट करना है या किस सेल का वैल्यू हमको चाहिए, तो हमको चाहिए C9 का, तो यहाँ पर C9 लिखेंगे तो अपने आप ये सेल क्या हो जा रहा है, सेलेक्ट हो जा रहा है, एंटर कर दे रहा है। तो ये सेल के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा इस सेल के अंदर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इक्वल लगा के हमने एक फॉर्मूला लगाया जिसमें ये मैंने बोला कि भाई जो इसके अंदर है वही सेम चीज़ हमारा इसके अंदर आ जाए। तो जो चीज़ इसके अंदर रहेगा, जैसे कि इसके अंदर ये है, तो यहाँ वो सेम चीज़ आपका इसके अंदर भी आ जाना। किसी भी सेल को टारगेट करना है उसके लिए आप इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाना ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूला लगाना, कोई भी कैलकुलेशन करना है या किसी सेल को टारगेट करना है तो सबसे पहले आपको इक्वल लगाना पड़ेगा। इक्वल लगाएंगे तो जैसे कि मुझे इस सेल को टारगेट करना है तो इसका नाम क्या होगा, इस ये कौन से रो कौन से कॉलम में है, F कॉलम में, और रो का नंबर क्या है, 11। मीन्स अगर मैं यहाँ पर F11 लिख दूँ तो क्या ये सेलेक्ट हो जा रहा है, बिल्कुल हाँ हो जा रहा है, एंटर कर देता हूँ, हो जा रहा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर देंगे। और इसके साइज को भी, इसके ये विड्थ को भी अगर आप चौड़ाई को बढ़ाना चाहें, घटाना चाहें तो इस तरीके से घटा सकते हैं। जैसे कि आप सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं तो ऐसा .no आपने किया तो सीरियल नंबर इतना ही काफ़ी है, थोड़ा सा इतने पे ही काफ़ी है, ठीक है। आप इसके अंदर 1 2 3 यही बस लिखेंगे तो इतना चौड़ा नहीं है चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से पकड़ कर होल्ड करके अब इसको खींच के छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट नेम आप यहाँ पर लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब प्रोडक्ट नेम थोड़ा सा बाहर ही जा रहा है तो इसके विथ को आपको वापस से एडजस्ट कर देंगे, ये वापस से आपका एडजस्ट हो जाए। क्लियर। अच्छा, ये जो एक्सेल का फाइल, अगर मैं इसके नाम को आपको पूछूं कि भाई ये जो फाइल है ये कौन सा फाइल ओपन हुआ है, इस फाइल का नाम क्या है, तो यहाँ पर ऊपर टाइटल बार आपको देखने को मिलता है। यहीं पर इस यहाँ पर प्रोग्राम का नाम दिख रहा है कि कौन सा प्रोग्राम हमने ओपन किया, एक्सेल। और उस प्रोग्राम के फाइल मीन्स एक्सेल के अंदर ये जो फाइल हमने ओपन किया जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है बुक 1। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इसका नाम क्या है, बुक 1 है। जब बाद में अगर हम इसको सेव करेंगे तो इसके नाम को हम लोग बदल भी सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर बुक 1 नाम से ये सेव है, ठीक है। अब ये बुक 1 नाम का एक वर्कबुक है, इसके अंदर हम चाहें जितनी भी सीटें हम लोग ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीट नंबर दिख रहा है सीट 1, ठीक है। इस पर मैं कुछ और काम कर दूँ, अगर मुझे इसके अंदर और सीटें चाहिए, ये इतने सेल्स इतने रो या कॉलम हमारे कम पड़ रहे हैं तो हम सिंपल क्लिक करेंगे प्लस पे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ और काम कर लेंगे, फिर उसके बाद इस सीट पे हम कुछ और काम कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ से सीट को ऐड कर सकते हैं। डिलीट करना है, राइट क्लिक करके आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, चाहे तो या तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो अलग अलग सीट पे आप लोग अलग अलग काम को कर सकते हैं। जैसे इस सीट पे मैं कोई दुकान चलाता हूँ तो इस सीट पे क्या लिख देंगे कि कौन कितना सामान उधार लेकर गया, इस सीट पे लिख देंगे कौन कितना सामान नगद लेकर गया, इस और सीट को ऐड कर देंगे तो कितना सामान हमारे दुकान में है वो सारा हिसाब किताब इस सीट में रख देंगे। लेकिन जब हम इसको सेव करेंगे तो केवल एक फाइल के अंदर सेव होगा, उस फाइल का नाम बुक 1 होगा। नाम चाहे तो हम बाद में बदल सकते हैं। उसी फाइल को बोलेंगे वर्कबुक और उसी का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, .xlsx होगा। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी क्या करते हैं हम लोग सीट 1 पे आ जाते हैं। अगर मैं इस सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँ, ठीक है। अगर मैं किसी भी सेल के अंदर कोई भी नंबर इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। इसको क्या करना है, मुझे जोड़ना है।
मीन्स एक सेल के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 23 और दूसरे सेल में लिखा हुआ है 32। इन दोनों को जोड़कर मुझे यहाँ पर आंसर चाहिए। तो सिंपल खुद से जोड़ने की जरूरत नहीं कि कैलकुलेटर लेकर बैठ जाए तो 23 + 32 करने लग जाए। आपको फॉर्मूला लगाना, सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए भी फॉर्मूला लगाना ताकि आपका ऑटोमेट हो सके। तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल लगाना पड़ता है। कोई भी फॉर्मूला आपको एक्सेल के अंदर लिखना है तो उसके लिए इक्वल लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इक्वल लगाना ही पड़ेगा आपको। तो आप सिंपल इक्वल लगा दीजिए। इक्वल लगाने के बाद आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 23 + 32, आप ऐसे लिख दीजिए कि भाई 23 में 32 को जोड़ दो, आंसर ये दे देगा 55। ठीक है, दे दे रहा है आंसर। लेकिन अगर आप इसको अपडेट करेंगे, जैसे इसको 22 कर दे रहा हो, फिर भी ये 55 आंसर दे रहा है। ठीक है, क्यों 55 आंसर दे रहा है? क्योंकि आपने इसके अंदर इक्वल मतलब क्या करो, फॉर्मूला की स्टार्ट करो जिसमें 23 को जोड़ दो 32 से। आपने इसमें सेल को नहीं टारगेट किया कि इस सेल के अंदर जो वैल्यू उसको जोड़ दो, बल्कि आपने डायरेक्टली लिख दिया। तो ऐसा आपको कभी भी फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको हमेशा टारगेट करना है। तो जैसे इस सेल को मुझे जोड़ना है इस सेल के साथ, मीन्स इस सेल का जो वैल्यू है इस सेल के साथ, इस सेल के वैल्यू के साथ जोड़ना है, तो इस सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा सी कॉलम के अंदर है और 7 आपके रो के अंदर है, तो इसका नाम होगा C7। सेलेक्ट हो जा रहा है इस तरीके से, या तो मैनुअली क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये 32 वाले सेल को सेलेक्ट करके इसका नाम D7 है, कर देंगे एंटर। तो क्या ये 54 बता रहा है? बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं इस नंबर को चेंज करूँ क्या वो भी चेंज होगा? बिल्कुल हाँ हो रहा है। तो कभी भी आप लोग को कैलकुलेशन करना है तो आप लोग हमेशा सेल को सेलेक्ट करिएगा। क्लियर? मीन्स ये नहीं कि खुद से ही आप उसके अंदर नंबर